हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। परीक्षा प्रो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के डेली करंट अफेयर में आइए देखते हैं हम लोग को कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो जो आज का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है और बार-बार इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है वर्ल्ड ओजोन डे। हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ओजोन डे क्या होता है, कब मनाया जाता है, ओजोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग कवर करेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे सबसे पहले कब मनाया जाता है ये? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, सॉरी 16 सितंबर को मनाया जाता है ये। क्यों 16 सितंबर को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसीलिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं, ओजोन के संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन। ओजोन के संरक्षण के लिए हम लोग वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ पर पड़ता है? ये कनाडा में पड़ता है। 1987 ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट डेट भी पूछ दिया जाता है। थीम क्या है इस साल के वर्ल्ड ओजोन डे का? थीम, तो थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या है? तो ये O3 है। O3 कहाँ पर पाया जाता है ये? तो ये वायुमंडल के दूसरा लेयर है जिसे हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, या हिंदी में इसी को समताप मंडल बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसके लिए प्रोटोकॉल इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया? तो जो ओजोन लेयर है हम लोग का, ये सन से जो हाई एनर्जी रेज आती हैं जिसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, यूवी रेज, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये इसे पृथ्वी पर आने नहीं देती है, इसीलिए ये लेयर काफी इंपॉर्टेंट। यूवी रेज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये 3 टाइप के होते हैं, यूवीए, बी एंड सी। इनमें से सबसे ज्यादा हाई एनर्जी का सी होता है, उसके बाद बी इंटरमीडिएट होता है और लो एनर्जी का ए होता है। तो ओजोन लेयर इसमें से कौन से पार्ट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करता है और कितना करता है, ये भी जान लीजिए। एसएससी कभी-कभी बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के क्वेश्चन पूछ लेती है। तो जो यूवी रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, वो सी लेयर जो होती है उसे 100% एब्जॉर्ब करती है और पूरी तरीके से इसको रोक लेती है क्योंकि सबसे ज्यादा हाईली एनर्जेटिक। बी लेयर को 95% के आसपास और ए लेयर को ओनली 5% के आसपास एब्जॉर्ब करती है। तो इसका मतलब ए लेयर जो है यूवी रेज का, जो ए वाला पोर्शन है, ये एनर्जी बैंड के आधार पर इसे बांटा गया है, ए, बी और सी को, या वेवलेंथ के आधार पर कह लेते हैं। ये सबसे ज्यादा शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, उससे ज्यादा बी और उससे ज्यादा फिर सी। तो ए वाला जो बैंड है यूवी रेज का, वो धरती पर आता है, उसका 95% आता है। बी और सी को काफी हद तक यूवी रेज एब्जॉर्ब कर लेता है। ये दोनों आकर के ऐसा कौन सा हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं जिसके लिए इनका रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है? तो ये इफेक्ट जो ये करते हैं, ये सबसे पहले तो हमारे डीएनए को डैमेज करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता होती है इनके अंदर। नेक्स्ट, ये क्या है, स्किन पर अगर इनका एक्सपोजर होता है यूवी रेज का, तो स्किन कैंसर होने का, स्किन डैमेज होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। एक जो थर्ड प्रॉब्लम और क्रिएट होता है वो होता है ओशियन में जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू
भोजन बनाते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हिंड्रेंस क्रिएट होता है यूवी रेस के ज्यादा एक्सपोजिशन से, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस भी कम होता है। ये 3 मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए यूवी रेस का एब्जॉर्ब होना काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये लगभग होती है 25 से लेकर के 29 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से। जो सी लेवल है, सी लेवल से 25 से लेकर 30 किलोमीटर 29 किलोमीटर के आसपास में स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है। और कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड, कहां पर ओजोन का जो होल है वो सबसे पहले कब और कहां पर डिस्कवर किया गया था? तो ये अंटार्कटिका पर इसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ओजोन होल का मतलब क्या है? ओजोन होल का मतलब है कि जो लेयर है, जो उसकी थिकनेस है, वो थिकनेस का कम होना, इसे ओजोन होल कहते हैं। अब ये थिकनेस है तो ये थिकनेस कितना होता है लगभग? तो ये लगभग होता है, इक्वेटर पर कम होता है, 0.29 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होता है, और जो पोल पर होता है ये 0.4 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है। ये ध्यान रखिए। ओजोन की जो थिकनेस है, इस थिकनेस को नापने के लिए यूनिट कौन सा यूज करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, TOBSON, डॉप्सन यूनिट। ये थिकनेस मेजर करने का यूनिट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा अभी तक का इन्फोर्स होने वाला प्रोटोकॉल है, जिसे सबसे ज्यादा पूरे ग्लोबल लीडर्स ने अपनाया है, इन्फोर्स किया है अपने कंट्री में। नेक्स्ट है ये ओजोन लेयर थिकनेस कैसे कम होती है, क्या रीजन है? ओजोन होल बनने का रीजन क्या है? तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ओजोन लेयर की जो चौड़ाई है वो कम होती जा रही है। कहां पर यूज होता है? तो ये रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में यूज होता है सबसे ज्यादा। इसी को इस केमिकल के रूप में फ्रियान भी बोलते हैं, फ्रियान नाम। तो इस नाम से भी एग्जामिनेशन में ऑप्शन में आ सकता है, फ्रियान गैस, ठीक है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और भी क्या कोई गैस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो छोटे मात्रा पर मेथेन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों भी ओजोन के डिप्लीशन के लिए ओजोन डिप्लीशन इससे होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आज का। ओजोन लेयर में इतना ही, इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है आदि शंकराचार्य जी का स्टैच्यू, मूर्ति स्थापित हुआ है। तो उसे हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे स्थापित हुआ है, कितनी ऊंचाई है उसकी, कौन सा स्टेट है। में वन लाइनर में एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। तो आदि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ये दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। इनकी प्रतिमा बैठाई जा रही है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किस नदी के किनारे पर? नर्मदा नदी के किनारे पर। कौन सी जगह पे? तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर जगह पे मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित हो रही है। ऊंचाई कितनी है इसकी? इसकी ऊंचाई है 108, 108 फीट, ठीक है। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? तो इसे स्टैचू ऑफ वननेस का नाम दिया है, समानता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ वननेस, समानता।
इस साल और भी कई प्रतिमा का इनागुरेशन हुआ है और कुछ का बनाने का प्रावधान आया है रिस्पेक्टिव स्टेट से। हम लोग उससे भी रिवाइज कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए वो। तो जो पुराने हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसे एक षणमुखम शेट्टी जी की प्रतिमा का इनागुरेशन अभी रिसेंटली किया है। कौन है ये षणमुखम शेट्टी? षणमुखम शेट्टी शेट्टी इनकी प्रतिमा कहाँ पर है बनी है? तो ये तमिलनाडु में बनी है। ये भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ध्यान रखिएगा। षणमुखम शेट्टी कहाँ पर इनका प्रतिमा स्थापित हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा। ये कहाँ पर स्थापित हुई है? तो ये तेलंगाना हैदराबाद में, तेलंगाना हैदराबाद। कितनी ऊंचाई है इसकी? 125 फीट। नेक्स्ट कौन सा है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। नाम से ध्यान रखिएगा, नाम से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसकी है, कहाँ पर है, या उसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये बेंगलुरु में है। किसकी प्रतिमा है? तो केम्प गौड़ा जी की, केम्प गौड़ा। ये कौन थे? तो ये बेंगलुरु के संस्थापक थे। ऊंचाई कितनी है इस स्टैच्यू की? तो 108 फीट इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट जो स्टैच्यू है वो है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये किसकी प्रतिमा है? ये भगवान शिव जी की प्रतिमा है। कहां पर स्थापित हो रही है? तो ये राजस्थान, इंपॉर्टेंट है। इसको एक हिंदी में नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम, याद रखिएगा। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ये कितना ऊंचा हो, ये ऊंचाई होगी इसकी? तो 112 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ये अभी बनी नहीं है, बनना स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट और कौन सी स्टैच्यू है? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी है? तो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे ये। उस टाइम के हिसाब से इनके पास जो क्वालिफिकेशन था वो बहुत ही ज्यादा हाई था। महान व्यक्तित्व में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर है ये? ये महाराष्ट्र में है, लातूर जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 न सॉरी केवल 70 फीट, 70 फीट। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका इनागुरेशन किया था। कहां पर? हैदराबाद, हैदराबाद में है। किसकी प्रतिमा है ये? तो इस प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की, रामानुजाचार्य। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 216 फीट। प्राइम मिनिस्टर जी ने इसका इनागुरेशन किया था अभी कुछ महीने पहले, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य की। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, सरदार पटेल की मूर्ति है। 182 मीटर है ये, लिख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल लौह पुरुष, 182 मीटर की ये ऊंची प्रतिमा है और ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टॉलेस्ट। ठीक है। अभी रिसेंटली महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का इनागुरेशन प्रेसिडेंट ने किया। कहां पर किया? तो न्यू दिल्ली में किया था। ऊंचाई कितनी है? तो 12 फीट है। महात्मा गांधी।
गांधी जी की प्रतिमा कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। किसने किया? प्रेसिडेंट। और कितनी ऊंचाई है इसकी? 12 फीट। एक और प्रतिमा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय न्यूज में है, वो है नटराज की प्रतिमा। नटराज स्टैचू कहाँ पर है ये? अभी रिसेंटली न्यूज में था ये। तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है। कौन से इमारत के सामने ये प्रतिमा है? ये नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है भारत में। याद है अभी 2 दिन पहले हम बताए थे नटराज स्टैचू के बारे में। तो ये जो भारत मंडपम है उसके सामने ये स्टैचू बना हुआ है। भारत मंडपम, जहां पर के अभी G20 सम्मेलन हुआ है। एक न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग भी काफी न्यूज में है। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिजाइन कौन था? इसे किसने डिजाइन किया है? तो डॉक्टर बिमल पटेल ने इसको डिजाइन किया है, याद रखिएगा। बिमल पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये सब सारे पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट जरूर पूछे जाएंगे, सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है एक अपॉइंटमेंट के बारे में। रिसेंटली ईडी का नए डायरेक्टर इंचार्ज हुए का अपॉइंटमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और ये काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इसका जो पूर्व डायरेक्टर थे उनका रीअपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, इसलिए ये काफी न्यूज में है। तो ये पूछा जा सकता है ये अभी कौन बना है? तो रिसेंटली कौन बना है? तो ये बने हैं राहुल नवीन जी। राहुल नवीन किसके स्थान पर बने हैं? जिनको लेकर के की सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था वो था संजय मिश्रा। इनको कई बार रीअपॉइंट किया था, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। अभी रिसेंटली ये नए डायरेक्टर इंचार्ज इसके चुने गए हैं, वो है राहुल नवीन। ध्यान रखिएगा, ये एक्स IRS ऑफिसर है। ईडी का काम क्या है? अक्सर न्यूज में रहता है। तो ईडी कोई भी जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो का केस है, फाइनेंशियल फ्रॉड कोई भी, जैसे टैक्स में चोरी हो रहा है, ब्लैक मनी लोग दबाए पड़े हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे कहाँ से वो पैसा आया है, और फाइनेंस से रिलेटेड तमाम काले जो भी कार्य हैं जो कि कानूनन नहीं है, गैर कानूनी है, उन सबको इन्वेस्टिगेट करना, उससे रिलेटेड कहीं भी सबूत है तो वहां पे छापेमारी करना, ये ईडी का काम। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में ईडी आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाम से ही स्पष्ट है, फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर के छापेमारी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में ही आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ईडी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल नवीन जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट अभिनंदन के लिए। किसने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट अभिनंदन? प्रोजेक्ट अभिनंदन क्या होगा इसमें? अभिनंदन नाम से ही स्पष्ट है क्या होगा इसमें। इसमें जो मेहमान हैं उनमें मेहमानों की व्यक्तिगत सहायता हो। ठीक है। किसने शुरू किया है? तो ये एयर इंडिया ने शुरू किया है। एयर इंडिया अभी न्यूज में है, तो एयर इंडिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। तो एयर इंडिया का स्टार्ट किया हुआ ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट अभिनंदन। कितने एयरपोर्ट पर ये स्टार्ट हुआ है? तो ये 16 एयरपोर्ट पर हुआ है। ध्यान रखिएगा, 16 एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया है। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, जो भी आने वाले व्यक्ति हैं, मेहमान हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान किया जाएगा। जैसे कि उनको व्हील चेयर की जरूरत हो या कोई बीमारी हो, उससे रिलेटेड कोई भी जो उनको रिक्वायरमेंट हो, उसको पर्सनली हैंडल किया जाएगा प्रोजेक्ट अभिनंदन के थ्रू। एयर इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीछे एसएससी ने पूछा था, आगे भी पूछ सकता है कोई ना कोई एग्जाम में, कि इसका एमडी कौन है या सीईओ कौन है। तो वो है कैंपबेल विल्सन। कैंपबेल विल्सन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। क्योंकि अभी एयर इंडिया को रिसेंटली टाटा ग्रुप को बेच दिया गया है, अब ये भारत की सरकारी कंपनी नहीं रहेगी। इसका चेयरमैन कौन है?
तो ये एन चंद्रशेखरन है, एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। ध्यान रखिएगा ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोई ना कोई जरूर पूछेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो वो है यूपीआई एटीएम के बारे में। भारत का पहला यूपीआई एटीएम रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं कौन लॉन्च किया है, क्या होगा इस एटीएम से, और उससे रिलेटेड यूपीआई और एटीएम से रिलेटेड कुछ रिवाइज करेंगे पॉइंट हम लोग जो अभी रिसेंटली 1-2 महीने के अंदर हुए हैं। तो यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला यूपीआई एटीएम, तो ये लॉन्च किया है हिटाची पेमेंट सर्विस। कहाँ की कंपनी है ये जापान की कंपनी है, हिटाची पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, किसकी सहायता से लॉन्च किया गया? तो ऑब्वियसली एनपीसीआई, क्योंकि यूपीआई सेवा यहाँ एनपीसीआई के अंदर ही होता है, एनपीसीआई ने ही इसे यूपीआई को बनाया हुआ था। ठीक है, यूपीआई एटीएम से होगा क्या, क्या फायदा है इससे? तो इसमें आपको कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है। क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद आप अपना पिन डालेंगे और आपका पैसा निकल जाएगा। यानी क्यूआर कोड के थ्रू हमारा पैसा विड्रॉल होगा। ठीक है, कहाँ पर ये सेवा लॉन्च की गई यूपीआई एटीएम वाली? तो ये है ग्लोबल फिनटेक समिट मुंबई, रिसेंटली हुआ है ग्लोबल फिनटेक या फाइनेंशियल टेक समिट, ये मुंबई में हुआ था। वहीं पर यूपीआई एटीएम की ये सेवा स्टार्ट की गई है। देख लेते हैं एटीएम और यूपीआई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो इस साल के अंदर हुए हैं। वो है भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खुला? पहला गोल्ड एटीएम कहां पर खुला? हैदराबाद। भारत का पहला ग्रेन एटीएम कहां पर हुआ? ग्रेन कृषि, इससे रिलेटेड सबसे पॉपुलर स्टेट जो है वो हम लोग का क्या है? हरियाणा। तो हरियाणा की ही एक सिटी है गुरुग्राम, वहां पर भारत का पहला ग्रेन एटीएम खुला है। भारत का पहला फ्लोटिंग एटीएम कहां पर? फ्लोटिंग, और किसने स्टार्ट किया? तो फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई ने स्टार्ट किया। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में, डल लेक। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बो यूपीआई लॉन्च करने वाला पहला कंपनी कौन सा है? टर्बो यूपीआई, ये किसने लॉन्च किया? तो ये रेजर पे ने स्टार्ट किया है। रेजर पे, जैसे फोन पे है वैसे ही रेजर पे है। नेक्स्ट है यूपीआई सुविधा पे आधारित पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन? यूपीआई सुविधा पे आधारित पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन? तो जियो, रिलायंस जियो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूपीआई लाइट फीचर जारी करने वाला, यूपीआई लाइट फीचर जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो वो है पेटीएम, पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई को इंडिया के बाहर कौन सा देश ने सबसे पहले मान्यता दी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाहर, देश के बाहर यूपीआई सेवा अपने यहाँ लीगल करने वाला, अलाउ करने वाला कौन सा देश है? वो है नेपाल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेपाल ने अपने यहाँ यूपीआई को अप्रूव कर दिया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स। कल मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।